प्रयास ये है, क्योंकि हम शहरी विधायक हैं, हमारे यहाँ कोई गांव पड़ता नहीं, तो हमने रिक्वेस्ट की है सरकार से कि हमें एक आदर्श वार्ड लेने की परमिशन मिले। यदि वो परमिशन मिल गई तो ठीक, और नहीं तो फिर आदर्श गांव लेंगे। अब आया है प्रस्ताव का जो प्रारूप है कि हमको शहर का ही कोई वार्ड या कच्ची बस्ती है तो लेना चाहिए, हम जरूर लेंगे। अच्छा काम है, जिस क्षेत्र से चुनाव वो लड़के आ रहे हैं उनको जरूर अपने अपने क्षेत्र गाँव को गोद लेना चाहिए। जब गोद लिए हैं तो उसमें विकास करना चाहिए, और विकास करेंगे तभी वापस से वो पुनः जीत करके आएंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में विकास हो, गांव सुधरेंगे तभी जाकर के हालात सुधरेंगे। राजस्थान में 9,894 ग्राम पंचायतें हैं। एक ज़िले के हिसाब से टटोले तो कम से कम एक ज़िले में 300, और एक पंचायत समिति की बात करें तो करीब 34 ग्राम पंचायतें इस हिसाब से आती है, और एक ग्राम पंचायत को एक विधायक के जिम्मे सौंपा गया है। मतलब 200 ग्राम पंचायतों की तकदीर बदलना तय है आदर्श ग्राम विधायक योजना के तहत। लेकिन इसमें भी रोड़ ऐसे हैं कि कुछ विधायक इस योजना में दिलचस्पी नहीं लेते। सवाल इस बात का भी है। कमल टाक साहब, अब आपके पास फिर से लौटूंगा, और इस प्रारूप को समझने की जो मूल सवाल है, क्या विधायकों के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए, और छोड़ दिया तो क्या फिर उन पर सिर पर वो डंडा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप इसको लागू करिए, ये योजना है और इसको आपको लागू करना है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मतलब आप पूरा का पूरा अगर किसी भी जनप्रतिनिधि का एक कामकाज को देखें तो 5 साल जो उन्हें समय मिला है वो अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए मिला है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मिला है। फिर गांव हो शहर हो, भले क्या फिर वो गांव हो शहर हो कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। और उनके 5 साल के किए गए कार्य का एक तरीके से मूल्यांकन और उसके ऊपर एक तरीके से जनता का ठप्पा लगता है कि उस व्यक्ति ने काम कैसा किया नहीं किया चुनाव में। तो एक तो तरीका जो जनता में चुनाव के द्वारा उनके काम का मूल्यांकन करके दिया जाता है, दूसरा ये है कि क्या ये मैकेनिज्म खुद अपने पार्टी में दल वाले, जिस भी दल की सरकार है, वो उनके ऊपर चाहे डंडा रख के चाहे वो अपने इंटरनल मैकेनिज्म से ये व्यवस्था करते हुए कि क्या हमारे विधायक और एमपीस जो काम हमने उन्हें सौंपा है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं। एक सवाल ये तो भी है, उसके क्या ऊपर एक्शन वो जो लेने की 16% जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और निर्दलीय सब मिलाकर जो इस पूरी योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो जनता को ये मान लेना चाहिए कि 16% नकारा लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा है। यहाँ एक अलग मामला हो सकता है मेरे लिहाज से, क्योंकि अब जहां पर काम करना है तो कोई कह सकता है कि नहीं मैं सारे गांव में करूंगा। सवाल ये नहीं है, कमल टाक साहब पढ़े लिखे लोग हैं, विधानसभा में बैठे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री, 5 तो मंत्री ऐसे हैं, कई ऐसे हैं जो बार बार जीत कर आए हैं, उन लोगों को पूरी प्रक्रिया पता है। उनको एक बार डेडलाइन दी गई, दूसरी बार डेडलाइन दी गई, तीसरी बार कह दिया गया कि 30 जून आखिरी डेडलाइन है, तब तक आप गांव चुन लीजिए। फरवरी से लेकर जून आ गया, लेकिन वो सफर खत्म नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अगर कहना पड़ता है तो जनप्रतिनिधियों के इस एटीट्यूड को क्या कहें? ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पार्टी वाले, देखिए जो पार्टी में नहीं है, जिस दल की सरकार नहीं है, वो लोग तो चुने या ना चुने उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु जनता के प्रति तो जवाब देता है। नहीं, जनता के प्रति तो वो कह रहे हैं कि हम सारे ही गांवों को विकास करेंगे, किसी एक का नहीं करेंगे। ठीक हो सकता है, इसमें सियासत हो सकती है। हाँ, वो फिर जनता चुनेगी। नहीं, यहाँ जनता तय करेगी कि आपको क्या करना चाहिए था। 5 साल में आपने सारे गांवों का किया नहीं किया, कहने के लिए अच्छी बात है कि मैं सारे गांवों का करूंगा, लेकिन 5 साल में किया नहीं किया वो जनता चुन लेगी। लेकिन जिस दल की सरकार है उस दल के अगर किसी नेता ने कहा है तो वो उस दल के नेता को जब अपने 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड की जो बहुत बड़ी बात करते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड में क्या पेश करेंगे, ये उनके लिए सवाल है, उन सारे एमएलए एमपी टिकट दोबारा लेने के लिए 5 साल उन्होंने क्या करके दिखाया। क्या आप सारे गांव की जगह किसी एक गांव को भी कर सके या ना? देखिए आदर्श ग्राम योजना की अहमियत को या एमएलए एमपी समझ पाए इस तस्वीर के बाद क्या लगता है? देखिए, कुल मिलाकर के ये बिल्कुल कमल जी ठीक बोल रहे हैं कि ये दल की जिम्मेदारी है। जैसे सत्ताधारी दल है वो तो बड़ा स्पष्ट रूप से उनका संगठन और उनके मुख्यमंत्री इसके लिए बाध्य कर सकते हैं एमएलए को कि आपको किस तरीके से काम करना है। लेकिन प्रतिपक्ष में भी यही, जब योजना चल रही है, जब उसका कोई कुछ होने जिससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पैसा आ रहा है तो भी नहीं, तो आपको क्यों नहीं करना है?
देखिए, आप उससे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं कि साहब सैद्धांतिक रूप से मैं तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरे विधानसभा क्षेत्र का या पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं, लेकिन ये पैसा सिर्फ एक ही गांव के लिए है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष को भी... बिल्कुल अर्चना जी की पार्टी के लिए ये सवाल है कि पूरी, अगर मान लीजिए 23 अभी विधायक है मौजूदा, उनमें से अगर ठीक है 7 नहीं चुनते, नेता प्रतिपक्ष उनके ग्रुप लीडर नहीं चुनते, तो मतलब पार्टी में एक राय तो नहीं है निश्चित रूप से योजना को लेकर। देखिए, पार्टी में एक राय की बात नहीं है। नहीं, आपकी योजना की बात करता हूँ, गाँव के विकास के लिए मनरेगा लेकर आए, गाँव के विकास के लिए मनरेगा लेकर आए, और प्रधानमंत्री क्यों अपनी योजना दूसरे की योजना? मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, प्रधानमंत्री लाल किले पर बड़े गर्जना के साथ कहते हैं कि मनरेगा बहुत बड़ा गड्ढा था कांग्रेस का और उसको मुझे भरना है, पाटना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वही लाल कृष्ण आडवाणी मनरेगा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहते हैं कि सबसे बड़ी स्वर्णिम योजना है महिला सशक्तिकरण, गाँव के सशक्तिकरण की। तो उस चीज को क्यों नहीं समझते वो? उसी मनरेगा को सुदृढ़ करें, उसमें जो कमियां उसको पूरा करें, उसके भ्रष्टाचार पर पटाक्षेप करें उस भ्रष्टाचार का, लेकिन उस सीएसआर के पैसे को, जिसको कि एक पूंजीपति खुद भी चयन करके गांव, क्योंकि पूंजीपतियों की पार्टी है, एमएलए एमपी अपने फंड से भी पैसा नहीं, तो यही समस्या है। एमपी और एमएलए के फंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। और एक समस्या और है यहाँ पर, क्लैरिटी ऑफ विजन। नहीं, आदर्शवाद की बात कर रही है, क्या सच में ऐसा आदर्शवाद होता है? बिल्कुल, ओम सैनी जी ने शुरुआत में कहा गांव को चुना जाता है, जाति को देखा जाता है, इलाके में देखा जाता है, वोटिंग परसेंटेज वाले इलाके को देखा जाता है, उसके बाद विकास किया जाता है। ये परिकल्पना सबकी भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन 14 कांग्रेस विधायकों से क्या आपने सवाल किया जो इस आदर्श ग्राम योजना में अपना गांव चुन चुके हैं? आदर्श जो शब्द है ना, उसको ही इन्होंने धूमिल कर दिया, उसको रीडिफाइन करने की समस्या पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी बात सुनिए, अब ये आरटीआई का जमाना है। पहली बात तो कोई भी नागरिक जाके पूछ सकता है किस विधायक ने, किस सांसद ने कहां पैसा एलोकेट किया, क्यों उसने ये भेदभाव बरता और क्या सरकारी व्यवधान था जिसके कारण वो पैसा वहां पर नहीं लग सका। पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं के कुछ सांसद है राज्यसभा के, किसी गांव का चयन करते हैं, खुद वहां जाते नहीं है और यहाँ के किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को वहां की जिम्मेदारी देते हैं, वो जाकर वहां पर खाना पूर्ति की गलती की, आप भी करेंगे? नहीं, गलती की बात नहीं है। मैंने शुरू से कहा, मैं बार बार कह रही हूँ, जिस योजना में विजन की क्लैरिटी नहीं हो, जिस योजना में पता ही नहीं कैसे फंड का एलोकेशन होगा, जिस योजना में जनप्रतिनिधि गफलत में आ जाए, पशुपेश में, वो योजना 100% मदन राठौड़ साहब, 5 मंत्री इसमें दोषी है, 5 मंत्री आपके दोषी है। नरेंद्र मोदी की अवमानना है पार्टी में इसको नरेंद्र मोदी की अवमानना कहेंगे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी पार्टी में लेकर आए। अवमानना तो भारतीय जनता पार्टी में जी आपसे बताऊं कि अर्चना जी की पार्टी के या तो 7 लोग गफलत में हैं या वो 14 लोग गफलत में हैं जिन्होंने नहीं लिया। आप दोनों एक दूसरे की बात करें, अपनी बात क्यों नहीं करते? विषयों पे मैं नहीं जाता। मैं हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, एक बात आप समझिए, डेवलपमेंट नहीं तो या तो 7 लोग भेदभाव कर रहे हैं, अब क्या करें? आप लोगों ने बाध्य कर दिया, या तो उन 7 लोगों ने, जिन्होंने 7 लोगों ने गोद लिया तो वो भेदभाव कर रहे हैं। आप ऐसी बात मत करो। का पैसा आ रहा है, तो पैसे का उपयोग गाँव में हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं मनरेगा को बहुत अच्छे से लागू किया जाए, भेदभाव नहीं बढ़ता जाए। आपने अच्छे से लागू नहीं किया, हमने उसमें सुधार किया। कृष्ण आडवाणी जी को इतने हाशिए पे सवाल ये नहीं है अर्चना जी और मदन राठौड़ साहब, सवाल ये है कि जब आप पर सवाल आता है, आपकी पार्टी के विधायकों पर सवाल आता है, तो आप एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, बीजेपी ने आप पे आरोप लगा दिया। सवाल ये है मदन राठौड़ साहब आपसे भी, आपके 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने आदर्श गांव नहीं चुना, वो 5 मंत्रियों से क्या बात हुई? क्या मुख्यमंत्री पूछेंगे उनसे? देखिए, एक मैं निवेदन करूं कि हमने गांव चुना या नहीं चुना, एक विषय समझना पड़ेगा कि जो हमें पूरे इलाके का सर्वांगीण विकास करना है जी। लेकिन जिन्होंने नहीं चुना वो सीएसआर का पैसा उन गांवों में नहीं लगा पाए हैं, अभी तक वो पीछे रह गए, तो उनको भी चुनना ही चाहिए था। 21 विधायक बीजेपी के हैं। हाँ, तो चुनना चाहिए था उनको, लग गया तब वो सीएसआर का पैसा तो लेते। मैं आपको बताऊं, जैसे पाली है, पाली ने 150 करोड़ से अधिक रुपया केवल पॉल्यूशन के लिए सीएसआर का पैसा ला करके लगा दिया। तो ये एक अच्छी बात है ना, अच्छी शुरुआत हुई, अच्छा उन्होंने उपयोग किया। ठीक इसी प्रकार से हाँ, पाली ने लगाया है, पाली प्रॉपर नगर की बात कर रहा हूं मैं, सीएसआर का पैसा आया 164 करोड़ आया। देखिए, आंकड़ोबाजी की बात आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से जनता इसमें गफलत में आ जाएगी। क्लास नहीं है। अर्चना जी ने पूछा कि कहां लग गया, गणित की क्लास नहीं है। सवाल यह है कि सीधा से जनता जाती है, आपको एक पैसा मिला है, एक योजना मिली है और काम करना है, काम नहीं कर रहे, तो आप लोग नाकारा है कि नहीं? कर रहे हैं।
वो तो हम ग्रीन निश्चित ट्रिब्यूनल रूप से जो कर है रहे वो हैं। आदेश देता है कंपनीज को, आज कंपनीज जैसे अपना मैंने- पैसा लगाते हैं निस्तारण के लिए उस गंदे नहीं, पानी नहीं, के, वो अर्चना आपकी जी- क्या योजना हो गई? अर्चना जी, आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। फैक्ट्रीज पर तलवार आपने पूछा कि कहाँ लग गया, इसलिए मैंने जवाब दिया है। ने कहा मैं आपसे बताऊं कि जैसे मैंने जो चुना कोसेलाव, तो देश आजाद होने के बाद पहली बार वहां पर मीठा पानी पहुंचा है, फिल्टर्ड वाटर जी पहली बार पहुंचा है। फिल्टर्ड वाटर तो नहीं पहुंचा, पहुंच आज गया। पाली में जो कपड़ा आपको नहीं मालूम है, पाली की बात नहीं, मैं कोसेलाव की बात कर रहा हूँ, मेरे इलाके की। आपके इलाके में भी वही हाँ, समस्या नहीं, है। आपको नेशनल पता ही नहीं है, ग्रीन मेरे इलाके में ट्रिब्यूनल 200 करोड़ रुपया लग गया आदेश पानी के लिए। बाद उन आपको नहीं मालूम है, कंपनीज को आप पता कर लें। फैक्ट्री से आदर्श बंद गांव होने और की ये व्यवस्था बिग है। फाइट- आदर्श गांव के लिए कह रहे हैं। अश्विनी जी, मैं आदर्श आपसे गांव बताना के लिए चाहूंगा, कह रहे हैं। ये फाइट तो जी, ये सवाल एक अपने आप में है कि क्या आपने आदर्श गांव के जो चुना है उसकी पानी की व्यवस्था सुधार दी है? आप ये कहना चाहते हैं? एक गांव कोसेलाव जो मैंने चुना, हाँ, वहां आदर्श मैंने गांव। पानी, शुद्ध पानी सांडेराव फिल्टर प्लांट से पहुंचा दिया, तखतगढ़ में पहुंचा दिया, कई गांव में मैंने पहुंचाया। मैंने पूरा 2 वर्ष का सवाल मेरा आदर्श पूरा गांव पैसा की पानी कीजिए, में अभी लगा। आप आदर्श गांव की बात कीजिए, वहां पर क्या किया? आदर्श गांव कोसेलाव, मैंने आदर्श गांव डेंडा जिसमें पानी की टंकी बना दी और वहां पर पाइपलाइन लग रही है और पानी वहां पर मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, जवाई बांध का फिल्टर्ड कमल वाटर ठाकुर मिलेगा। साहब, संचय ये किस व्यवस्था बात हमने का है? कर दी, वहां पहुंच नहीं रहा है तो गांव वो में पानी। गेंडा है, कौशल गांव है, कौन सा एक ही तो चुनना था? कोसेलाव 2 चुने मैंने, नहीं तो 2 कैसे चुन लिया दो आपने? दो फिर पंचायत आप तो समिति में और 2 आगे चुना, बढ़ गए। एक सुमेरपुर पंचायत समिति में चुना, एक पाली पंचायत समिति में जो तो मेरी क्या विधानसभा एक में आता है। विधायक को 2 चुनो तो चुनने आपकी क्या? इच्छा है। आप तो आपको वैसे नहीं, तो संचय पूरे किस बात पाली पर था? संसदीय क्षेत्र, कोई संशय विधानसभा की बात क्षेत्र नहीं, में करना मेरा चाहिए ये था। कहना था कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि 150 करोड़ रुपया अगर पाली को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मिला तो वो पूरे पाली को तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, वो एक अलग प्रॉब्लम बात है। यहाँ बात मेरे ये आती विधानसभा में है नहीं आता पाली नगर कि लेकिन आपके- पाली पंचायत समिति मेरे विधानसभा में आता है, उसमें मैं डंडा गांव मैंने लिया सवाल और वहां ये- मैंने ये व्यवस्था कर ली। सवाल ये बनता है कि आप अपने आदर्श गांव की जो स्थिति है उसके अंदर जो पॉइंट्स बनाए हैं कि वहां पर पीने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था होगी स्वच्छ, और वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था प्रॉपर होगी, वहाँ पर चिकित्सालय की व्यवस्था प्रॉपर होगी, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था प्रॉपर होगी और वहाँ पर सड़क की व्यवस्था प्रॉपर होगी। अगर इन 5 बिंदुओं को भी उस गांव में आप परफेक्ट कर देते हैं तो शायद वो आदर्श गांव की स्थिति के 1 कदम 2 हम कदम तो इसे आगे पहुंच कर जाए। रहे हैं, हम तो बीएसएनएल को भी वहां ठीक करवा रहे हैं कि ये वहां पर और ये भी बिल्कुल सही सुविधा मिले। कुल मिलाकर आप हम ये भी कर रहे आदर्श हैं कि स्थिति को डिजिटल तो देख इंडिया पा भी रहे हैं, वहाँ बातों होना में ही फिलहाल सही। एक डिजिटल ब्रेक आखिरी सुविधाएं दौर भी के लिए लौटेंगे, आप देखते रहिए, बिग फाइट जारी।